प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान ज्योग्राफी की। इसके अंतर्गत बात कर रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने देखा था अपवाह किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, फिर हमने देखा था अपवाह जो बेसिन है वो किस नाम से जाना जाता है, फिर हमने लास्ट जो चीज़ देखी थी वो देखी थी जल विभाजक। और ये जल विभाजक जो राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत मुख्य भूमिका निभाता है। और कौन निभाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि इसके दोनों साइडों में जो नदियों द्वारा जो जल है वो चला जाता है अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी। कुछ जो जल हैं नदियों का अपवाह क्षेत्र है वो आंतरिक अपवाह क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए हमने एक पार्ट वो भी देखा था आंतरिक जल प्रवाह। 3 पार्ट थे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। तो उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पहली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी हैं? चंबल नदी है। और इस चंबल नदी का जो उद्गम है या कह सकते हैं कहाँ से ये नदी शुरू होती हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसके समीप। और मध्य प्रदेश में एक पर्वतीय क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत। ये पर्वतीय क्षेत्र है इस प्रकार से। इस पर्वतीय क्षेत्र का जो उत्तरी ढाल है उस उत्तरी ढाल में एक पहाड़ी पाई जाती है जाना पाओ पहाड़ियाँ। इस जाना पाओ पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम माना जाता है? किस नदी का उद्गम माना जाता है? चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के। और जिला पूछे तो जिला कौन सा आएगा मध्य प्रदेश का? महू जिला। और महू ज़िले के अंतर्गत जाना पाओ की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से ये बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में प्रवेश करती हैं किस ज़िले में? चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में ये प्रवेश करती हैं। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत एक स्थान है, वहाँ पर ये प्रवेश करती हैं। कौन सा स्थान है? 84गढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर ये चंबल नदी प्रवेश करती है। और ये चंबल नदी यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में कौन से संभाग
कोटा संभाग में बहती है। इस प्रकार से ये कोटा संभाग में बहती है। कोटा संभाग में बहने के पश्चात ये क्या करती हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा के बिल्कुल सहारे बहते हुए कहाँ चली जाती हैं, आगे यूपी में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जाती है, आगे एक नदी आती हैं। कौन सी नदी है? यमुना। तो ये यमुना में मिलती हैं। कहाँ पर? वर्तमान में प्रयाग। और प्राचीन समय की बात करेंगे तो कौन सा स्थान है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये किस नदी से मिल जाती हैं? यमुना से मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से उद्गम हुआ, इस प्रकार से बहते हुए ये कहाँ मिल गई? यमुना। और यमुना फिर किस में मिल जाती हैं? आगे ये नदी है गंगा। तो हम कह सकते हैं चंबल जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं इसके दूरी की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ये बहती हुई चली जाती हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ राजस्थान में 84गढ़ में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 113 किलोमीटर की दूरी में बहते हुए कोटा संभाग को पार करती है, या हम कह सकते हैं कोटा तक 113 किलोमीटर बहती हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ तक, फिर पूरे की बात करेंगे तो पूरे का जो लेंथ है, चंबल नदी की जो लंबाई है वो लंबाई 135 किलोमीटर तो यहाँ इस क्षेत्र में। और फिर आगे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, कभी ये मध्य प्रदेश में कभी ये राजस्थान में, इस प्रकार से ये बहती हैं। ये दूरी हो गई इसकी 241 किलोमीटर। तो मुख्य बात करेंगे तो 135 किलोमीटर राजस्थान में इस प्रकार से ये बहती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे तो कितना बहेगी? 241 किलोमीटर। और राजस्थान में 84गढ़ जो चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से लेकर कोटा तक की दूरी जो है वो कितनी है? वो है 113 किलोमीटर। और कोटा में क्या बनाती हैं? क्या बनाती हुई चली जाती हैं? ये गोर्ज। क्या बनाती हैं? गोर्ज बनाती हैं। और गोर्ज क्या होता है? महाखड। क्या होता है? महाखड। 113 किलोमीटर दूरी में बहती हुई चली जाती है और क्या बनाती है? महाखड, गोर्ज। खड्डा सा बनाती हुई चली जाती है। याद रखना, नदियाँ अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर जो लेकर आती हैं उससे निक्षेपणात्मक आकृतियाँ बनती हैं, और जो जल का प्रवाह होता है उसके द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो नदियाँ जमाव वाली स्थलाकृति भी बनाएगी और कटाव वाली स्थलाकृति भी बनाती हैं। ये जो स्थलाकृति है ये अपरदनात्मक हैं, कटाव वाली स्थलाकृति हैं, जिससे एक बड़े खड्डे का निर्माण हुआ है। और इस कोटा संभाग में जब बहती हैं तो इसमें एक नदी आकर मिलती हैं। कौन सी नदी है? बामनी नदी है। और इस बामनी नदी से थोड़ी दूरी पर बात करेंगे हम, 6 किलोमीटर पर बात करेंगे। इस बामनी नदी के मिलने के बाद में 6 किलोमीटर दूरी पर, और ये एक जल प्रपात बनाती हैं। कौन बनाती हैं? चंबल नदी। चूलिया जल प्रपात बहुत बार पूछा गया, किस नदी पर है चूलिया जल प्रपात? किस नदी पर है? ये है चंबल नदी पर। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, वो कितना पाया जाता है? 18 मीटर ऊंचा ये चूलिया जल प्रपात पाया जाता है। अब देखिए, अब ये नदी जो है ये कोटा और बूंदी के पश्चात बहते हुए, इस कोटा संभाग में बहते हुए ये जो क्षेत्र हैं ये किन जिलों का क्षेत्र हैं? याद रखना, सवाई माधोपुर, करौली,
और धौलपुर इन क्षेत्रों में बहते हुए आगे चली जाती है। और ये जो चंबल नदी हैं ये मैदानी और पठारी दोनों भागों में बहती हुई चली जाती है। यहाँ आपको जो क्षेत्र दिखाई देगा वो पठारी और आगे का क्षेत्र दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, मैदानी। जब इन मैदानी और पठारी क्षेत्रों से होती हुई चली जाती हैं तो इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, बहुत मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है और वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, जमनी शुरू हो जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में जमाव शुरू हो जाता है मिट्टी का, और जमाव शुरू होने के कारण धरातल कैसा दिखाई देगा, ऊबड़ खाबड़ धरातल दिखाई देगा। और इस ऊबड़ खाबड़ धरातल को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब ये नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ अवनलिकाओं के रूप में बहती हैं। छोटी छोटी अवनलिकाएँ बहुत सारी हो जाती हैं। अवनलिकाएँ हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कहीं नीचे का क्षेत्र दिखाई देगा, कहीं ऊपर का क्षेत्र, कहीं नीचे का कहीं ऊपर का। इस प्रकार से ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र दिखाई देता है। और इसी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? बीहड़ के रूप से जानते हैं। और ये बीहड़ का क्षेत्र कृषि के लिए क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। ये जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र होता है। और इस प्रकार के जो भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि आपको विस्तृत रूप से दिखाई देती, किस प्रकार की? बीहड़ वाली भूमि दिखाई देती हैं, उसको किस नाम से? उत्खात भूमि के नाम से, या आपने सुना होगा बैडलैंड। बैडलैंड कहा जाता है, उत्खात भूमि कहा जाता है, जो कृषि के लिए क्या होती है? अनुपयुक्त मानी जाती हैं। अब देखेंगे कि चंबल नदी जब उद्गम की बात की हमने और यह यमुना तक की बात की तो टोटल कितनी बह गई? कितनी बह गई? 965 किलोमीटर बह गई। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत कोटा संभाग तक की बात करेंगे तो कोटा संभाग की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा। शहर तक तो 113 किलोमीटर है, आगे बूंदी में भी जाती है तो 135 किलोमीटर तक ये चंबल नदी मिलती है। फिर सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे तो कितनी मिलती हैं? 241 किलोमीटर मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका कुल अपवाह क्षेत्र ये पूरा का पूरा क्षेत्र राजस्थान में कितना है। राजस्थान की बात करेंगे अपवाह क्षेत्र के कितना है, याद रखना 19,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। किसका पाया जाता है? चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया है? आर्थिक विकास शुरू होना हो गया है। और आर्थिक विकास क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है? इसी चंबल नदी के कारण हुआ है। इससे क्या है? सिंचाई की व्यवस्था हो गई, जल विद्युत की व्यवस्था हो गई और कहीं कहीं पर पेयजल भी पाया जाता है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुदृढ़ हो गई है इस नदी के कारण। इससे क्या हुआ है? यहाँ के क्षेत्र में आर्थिक विकास आपको बेहतर दिखाई देता है। और ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए एक मतलब आर्थिक दृष्टि से वरदान साबित हो रही हैं। और इसके क्षेत्र में क्या कौन सा कार्यक्रम याद रखना? चंबल नदी के क्षेत्र में एक कार्यक्रम चलाया गया है, कंदरा सुधार कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम क्या है? कंदरा सुधार कार्यक्रम। ये कंदरा सुधार कार्यक्रम इस प्रकार की भूमि को, बीहड़ की भूमि को सही करना, क्योंकि ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है और इनको कृषि के लिए उपयुक्त बनाना है, तो एक सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ है। कौन सा सुधार कार्यक्रम है? कंदरा सुधार कार्यक्रम। अब देखिए इस नदी पर कुछ बांधों की संरचना आपको दिखाई देगी, या हम कह सकते हैं कुछ बांधों का निर्माण हुआ है चंबल नदी पर।
वो बांध कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चंबल नदी पर जो बांध हैं वो पहला बांध है, वो बांध है यहाँ, राजस्थान में तो नहीं है, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बनाया हुआ है चंबल नदी। कहाँ पर है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर पहला बांध है। गांधी सागर बांध है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। दूसरे की बात करते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ पर है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। पहला जो बांध है राणा प्रताप सागर बांध, वो राजस्थान में पाया जाता है। फिर तीसरे की बात करते हैं, जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पर है? कोटा, राजस्थान। चौथे की बात करते हैं, कोटा बैराज। नाम से स्पष्ट हो रहा है कहाँ पर है? कोटा में। ये जो कोटा बैराज हैं, ये जवाहर से कुछ दूरी पर है। अब देखिए, ये हो गया आपका गांधी सागर बांध, फिर आगे राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज। ये इस प्रकार से सीक्वेंस से आपको बताए हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर बनाने के क्रम में पूछा जाए पहले कौन सा बनाया फिर कौन सा बनाया, वो तो बात हो गई अलग। वो बात ऐसे हो गई कि पहले गांधी सागर बांध बनाया था, फिर कोटा बैराज बनाया था, फिर राणा प्रताप सागर बांध बनाया था और फिर जवाहर सागर बांध बनाया गया था। ये बनाने का क्रम था। लेकिन जो बांध हैं वो बांध मुख्य 4 पाए गए हैं। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। कौन कौन से बांध हैं? पहला बांध है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बैराज। इस प्रकार से हमने चंबल नदी का पूरा विवरण राजस्थान की दृष्टि से देखा है। मुख्य ये कोटा संभाग में बहती हैं, फिर ये इसके सीमावर्ती क्षेत्र में बहते हुए कहाँ चली जाती हैं? प्रयाग क्षेत्र में, इलाहाबाद में चली जाती हैं। राजस्थान में कोटा संभाग की बात करेंगे तो वहाँ पर 135 किलोमीटर बहती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे 241 किलोमीटर बहती हैं। अफवाह क्षेत्र की बात करेंगे, पूरे क्षेत्र की बात करेंगे 19,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती हैं। और इसके अंतर्गत एक जलप्रपात पाया जाता है जो भैंसरोडगढ़ के समीप बामनी नदी मिलती है चित्तौड़गढ़ में। और उस बामनी नदी के मिलने के 6 किलोमीटर के पश्चात क्या है, 18 मीटर की ऊंचाई पर एक जलप्रपात पाया जाता है, चूलिया जलप्रपात। फिर हमने देखा कि जो मैदानी और पठारी क्षेत्र दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई देता है, उसमें क्या होता है, फिर मिट्टी का कटाव होता है और वो मिट्टी धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाती है उसी क्षेत्रों में। और उससे क्या होता है, उससे बीहड़ जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है वो प्रतीत होता है। वो किस नाम से जानते हैं? बीहड़ के नाम से जानते हैं। और इस बीहड़ के कारण क्या है, पूरी की पूरी भूमि कैसी दिखाई देती हैं? उत्खात भूमि के द्वारा दिखाई देती हैं। और उस वेटलैंड जो दिखाई देती हैं वो वेटलैंड कृषि के लिए क्या होती हैं? अनुपयुक्त होती हैं। और इसी क्षेत्र को सुधारने के लिए कार्यक्रम भी चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? कंदरा कार्यक्रम चलाया गया है। और ये 4 जो बांध हैं, जो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये चारों के चारों बांध इस चंबल नदी पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने चंबल नदी के पूरे क्षेत्र को यहाँ पर डिस्कस किया है।
और अब हम इसके बाद में एक नदी और है बनास नदी। बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास किसकी सहायक नदी हैं, ये सारी की सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।